हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सेट नंबर 5 2023 के 822 ईए प्रश्न पत्र की बात करेंगे और इसका पूरा सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का 4 क्लास जो अब 4 सेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा पूरे गणित का, पूरे मैथ का एक ही क्लास में जितना भी फार्मूला होता है वो आप लोग ज़रूर देखें। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप उस क्लास को जाकर देखें और आपका 1 से 1.5 घंटा में पूरा मैथ एक ही बार में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो खंड अ में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड अ की। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सिलेबस से हट गया है, तो पहले प्रश्न की बात नहीं करेंगे, सीधे दूसरे प्रश्न पे आते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है कि बिंदुओं एक्स वाई और माइनस एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको दूरी की फार्मूला याद ही होगा कि दूरी का फार्मूला क्या होता है। दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो पहला बिंदु जो दिया है वो क्या दिया है, x कमा वाई, और दूसरा बिंदु क्या दिया है, माइनस एक्स और माइनस वाई। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। बस इन्हीं वैल्यू को आपको इसमें रख देना है। तो इसमें जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या है, x2 का मान माइनस एक्स है, माइनस एक्स आपने रख दिया। फिर ये वाला माइनस जो लगा यहाँ पे लगा दीजिए। x1 का मान क्या है, x, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस वाई, ये हो गया माइनस वाई, ये वाला माइनस हो गया, और y1 का मान कितना है, y, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। इसके बाद आगे देखेंगे तो अंडर रूट में माइनस एक्स और माइनस एक्स जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस 2x का माइनस 2x में गुणा करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का 4 हो जाएगा प्लस में, और y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में आप 4 कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 को आप बाहर करेंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएगा ये, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर अंडर रूट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। और आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको प्रश्न में जल्दी से जल्दी करना है। ये जो स्टेप है इसको आपको एक कदम पहले ही ले लेना है, ये दोनों स्टेप को आपको लिखना नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा स्पीड करने की, हालांकि प्रश्न को सही करने की पूरा पूरा कोशिश किया करिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है कि इनमें से अभाज्य आपके पास 0 है, 1 है, 2 है और 8 है। इसमें से आपको अभाज्य संख्या निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका जो फैक्टर हो वो 2 हो, 2 से ज़्यादा उनका फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे आपने लिख दिया 12, तो 12 का यदि आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 आता है। तो इतने सारे इसमें प्राइम नंबर्स आते हैं। अच्छा ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4। तो होने कितने चाहिए इस 12 के, यदि 2 हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, और उनमें भी 2, वो एक तो वो स्वयं संख्या होनी चाहिए और एक एक होना चाहिए उनके गुणनखंड में। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो 0 है ये आपका, तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई सिर्फ 0 में हो सकता है, तो इसका कोई गुणनखंड बनेगा नहीं। 1 है, इसका फैक्टर तो सिर्फ स्वयं हो सकता है, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। और इसके बाद जब 2 की बात करेंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा, और 8 की बात करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फैक्टर अभाज्य संख्या वो होता है जो अधिकतम गुणनखंड, जिसका अधिकतम गुणनखंड कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इनमें से एक तो स्वयं संख्या होनी चाहिए, एक स्वयं संख्या होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक, तभी वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही दिख रहा है, जो आपको स्वयं संख्या 2 और 1 दिख रहा है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जो अभाज्य संख्या है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 0 कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या भी है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। क्लियर है।
चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके सिलेबस से कट गया है, तो सीधे प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 में कह क्या रहा है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2। मैंने आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने बताए हैं कि जब भी आपको ऐसा सवाल दे और फिर आपको दिया है cos a माइनस बी बराबर √3/2, आपको a और b का मान निकालना है। a क्या होगा और b क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है जैसे ये साइन दिया है तो आप देखिए ये कितने साइन कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे कि साइन जो है वो 60 अंश का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। और यहाँ से कॉस कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो आप कहेंगे कि कॉस 30 अंश का मान जो होता है वो 30 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है √3/2। तो ये a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई दिया कि a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। और मैंने आपको ये भी सॉल्व करना बताया, यदि आप पिछले सेट्स को नहीं सॉल्व किए हैं, डायरेक्ट 5वें सेट्स पे आ गए हैं, तो पहले 1 2 3 4 को एक बार सॉल्व करके देखिए, उसमें आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 5वें सेट तक आते आते आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से चुटकियों में समझ में आने लगेगी। क्लियर है। तो आप देखिए, जब भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है, इस प्रश्न को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 5वें को। a प्लस बी बराबर 60 दिया है और a माइनस बी बराबर आपको 30 दिया है। तो a का मान कितना होता है, 60 और 30 दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 30 90/2, कितना हो गया 45 आ गया। और b का मान कितना होता है, b बराबर 60 में 30 घटा दीजिए, 30 आ जाएगा बटे 2, कितना आ गया 15। तो a का मान 15 होगा, a का मान 45 होगा और b का मान 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही है बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए और बी का मान पूछा है तो 45 और 15 होगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दिया है 1 माइनस होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान, और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान। आपसे कह रहा है कि इसका हमको मान बता दीजिए और ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो ध्यान से देखिए, जब 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश का करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप इसमें मान रख दीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है, तो 10 स्क्वायर 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो इसका हो जाएगा 1/√3 में होल स्क्वायर, बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 1/3 बटे में 1 प्लस 1/3, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, 3 में 1 का गुणा करिए, 3 1 3 और 3 में से गया 2/3 हो जाएगा, फिर बटे में ये 3 1 3 1 4/2 हो जाए 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या 2/4, और इसको काट देंगे तो 1/2, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और इसका दूसरा तरीका भी है, आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है cos 2a। क्या होता है cos 2a। तो आप ध्यान से देखिए, ये सेम वही फार्मूला है। तो a का मान कितना दिया है 30, तो यही a की जगह पे आप क्या रख देंगे 30 रख देंगे। तो cos 2 गुणे 30 मतलब 30 में 2 का गुणा करेंगे तो cos 60 अंश आ जाएगा, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आपको द्विघात समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। इसमें एक मूल 6 दिया है। मैंने आपको बताया जब भी मूल की बात करें, है ना, जब भी मूल की बात करें या शून्यक की बात करें तो द्विघात जितने मैक्सिमम घात होते हैं वही समीकरण बनता है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 घात हैं, अधिकतम 2 घात हैं, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में कितने मूल बनते हैं, 2, एक अल्फा बनता है और एक बीटा। जितने घात होते हैं उतने ही आपके मूल बनते हैं, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो इसमें एक का मान तो नहीं दिया है, लेकिन एक का मान जरूर दे दिया है कि चलिए एक मान मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक मान जो है वो आपका कितना है 6 है। तो यहाँ पर यदि 6 है तो आप इस के का मान बताइए। तो एक x का मान आपको दे रखा है, कुल मिलाकर आपको x का मान कितना दिया है, x का मान 6 दिया है। तो x की जगह पे हर जगह 6 रख दीजिए, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0। 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 12 प्लस के बराबर 0।
और k बराबर +12 को इस तरफ लेके आएंगे तो -12, तो k का मान क्या हो जाएगा -12। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 7वें का ए सही है, बिल्कुल सही। क्लियर है। तो 8वां प्रश्न चलिए देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अच्छा, मान लेते हैं ये जो पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है कि जो पहली संख्या है, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। एक संख्या x दूसरी की दोगुनी है। यदि y है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इसकी जब दोगुनी करेंगे तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 2y। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2y। तो पहली की यदि दोगुनी है तो ठीक है, मतलब पहली संख्या 2y है और दूसरी संख्या क्या है y है। तो आप ध्यान से देखेंगे, दो संख्या है, कह रहे हैं इनका जो योगफल है, इनको आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि संख्याएं क्रमशः होंगी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 2y और 1y जोड़ेंगे 3y हो जाएगा और बराबर 24 हो जाएगा। तो 3 से इसको काट देंगे तो y बराबर 8 आ गया। तो y बराबर एक 8 है, तो ये 2y हो गया, तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 8वें का ऑप्शन नंबर ए। इसको ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन 16 और 8 दिया है। तो प्रश्न पढ़ लीजिए, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक है। तो अब आपके पास पहला ऑप्शन 16 और 8 दिया, दूसरा 12 और 6 दिया है, और तीसरा क्या दिया है 18 और 9 दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है 14 और 7। तो इसको प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो योगफल है वो 24 आना चाहिए। तो यदि 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 दोनों संख्याओं का। 12 और 6 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। और 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए किन दो संख्याओं का योगफल 24 आ रहा है, तो ये 16 और 8 का। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव करके आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो 8वें का ए आएगा, बाकी 18 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, और 21 नहीं होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सिलेबस से अभी फिलहाल कट गए हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास, मतलब जो व्यास दिया है वो दिया है 1/2 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यही होता है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास के बटे में यदि आप 2 कर दिए तो ये 2 गुणे सॉरी ये क्या बचेगा, त्रिज्या बस बचेगा, है ना। क्या बचेगा, त्रिज्या बचेगा। अब ध्यान से देखें, इस 1/2 को जो व्यास दिया हुआ है व्यास की जगह पे रख देते हैं। 1/2 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो आपको ये समझ में ना आए कि कैसे आप सॉल्व करें, तो नीचे 1 लगा दीजिए। बाहर का गुणा बाहर से करिए और अंदर का गुणा अंदर से करिए। तो बाहर का गुणा 1 और बाहर से करेंगे तो 1 बटे में अंदर का गुणा अंदर से 2 गुणे 2। तो त्रिज्या कितना आ गया 1/4। तो आर का मान कितना दिया है 1/4। कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अर्धगोला का ये आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। फार्मूला का मैंने एक अलग ही क्लास बना दिया है, जिसमें पूरे एनसीईआरटी का पूरे चैप्टर का जितना भी मैथ आपके सिलेबस में जितना भी फार्मूला है वो एक ही क्लास में आपको मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको साफ साफ है, वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3πr²। अब इसमें रख देंगे 3 गुणे पाई का मान कितना होता है, पाई में तो आंसर नहीं दी, बिल्कुल पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान कितना हो गया 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर। तो 3 गुणे पाई गुणे 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3/16 ऑप्शन नंबर बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक केंद्र चाप पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। देखिए ऐसे कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक चाप है इस तरीके से, जो कि 60 अंश का अंतरित करता है कोण। और ये जो त्रिज्या है दोनों 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना है, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि जब आप ये सेट सॉल्व कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है तो आपको याद रहना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि नहीं याद है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत सारे बच्चों से अभी पीछे हैं। ठीक, तो थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश दिया है, 60 बटे 360 गुणे पाई में आंसर दिया है, हाँ बिल्कुल पाई में आंसर दिया है, इसलिए पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 60 से इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो पाई बटे 6 गुणे 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो इस 6 से आप इस 6 को काट दीजिए, बचा कितना, 6 पाई बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न बहुत आसान ही आते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 जो है आपके सिलेबस से कटा हुआ है। तो सीधे हम लोग प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 को बहुत ही ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 15 कहा जाता है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। मैंने समांतर माध्य का फॉर्मूला बताया है कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो अब देखिए, यदि आपको यहाँ पर देखा जाए तो समांतर माध्य दे दिया है, ये दिया है 45.6 बराबर कुल योग तो दिया है, उनके भारों का योगफल यही तो पूछना है। तो कुल योग को हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि हमको ये पता है। संख्या कितनी पता है, संख्या दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। तो 12 इस तरफ है, इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 45.6 गुणे 12, और कुल योग आपको पता करना है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसमें गुणा करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन अब आप देखिए ध्यान से, आप 2 अंक तक गुणा करेंगे तो आपका आंसर तो दिया ही है ऑप्शन में। तो 12 का गुणा करिए, 6 में 12 छक 72 होता है, 2 आएगा, दशमलव लग जाएगा, और 12 पंचे 60 होता है, और 7 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। 12 चौक 48, और 48 और 6 कितना हो जाएगा, 48 और 6 54 हो जाएगा। तो 547.2 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इतना किलोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 547.2, 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है। 16 में चलते हैं। 16 भी वही प्रश्न है, जिस तरीके से ये प्रश्न निकाले हैं आप, तो 16 में भी देख लीजिए। 16 में कह रहा है कि समांतर माध्य दिया है x, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे, समांतर माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है, मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है। तो कुल संख्या हो गया, तो समांतर माध्य दिया है क्या, कह रहा है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है। समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य 5 है। कुल योग करेंगे तो 3, 4, 5 5 नहीं 6 और प्लस x, कुल योग, और संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, ये संख्या हो गई। बस यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20 बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, 6, 4, 10, 3, 13 प्लस x। अच्छा, 13 को आप उस तरफ भेजेंगे तो 20 माइनस 13 हो जाएगा और बराबर x। 20 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। ठीक है, तो x का मान आ गया आपका 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी 7 आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 17 में, प्रश्न नंबर 17 को देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ा करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, आपको क्या कितना समझ में आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि द्विघात समीकरण है x माइनस 1/x बराबर 1, और इसको आपको विविक्त कर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले तो इसको द्विघात समीकरण भले बोला है लेकिन है तो नहीं, इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं। x का गुणा कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं x का, x एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1। इस x का इस तरफ गुणा कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x हो जाएगा। इस x को भी इस तरफ लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब मैंने क्या किया, x को बिल्कुल सटीक तरीके से जैसे द्विघात समीकरण बनता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है।
तो आपको पता ही होगा कि डी निकालने के लिए आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में से डी का मान आपका आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ए का मान जो है यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, बी का मान क्या है यहाँ पर 1 है माइनस 1 हो जाएगा, माइनस लगा है, सी का मान क्या है, सी का मान माइनस 1 है। अब तो इतना समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस को साथ में हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी का मान हो गया, तो इसको यहाँ पे पुट रख कर दीजिए। ए का मान कितना है, बी का मान पहले माइनस 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है माइनस 1 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी 5 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अधिकतम बच्चों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि चैनल पे पहली बार हो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। पहले तो आयताकार खेत की बात किया तो आयताकार खेत बना लेते हैं। ये हो गया आयत हमारा, ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई, और आयत का यही क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ये कितना दिया है 30 दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई 30 मीटर स्क्वायर दिया कि भाई चलो ठीक है, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 दिया है, अच्छी बात है। कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, मतलब आपको ये बता दिया कि यदि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। अच्छा, यहाँ पर यदि चौड़ाई b है तो जाहिर सी बात है ये b प्लस 1 होगा, b प्लस कितना होगा 1, यही तो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई होगी, जो लंबाई है वो b प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे एल ही लिख देता हूँ। ठीक, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई b ही है। तो आपको ये कहना है कि उन्हें ज्ञात करने के जो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा वो बता दीजिए क्या है। कोई बात नहीं है, बस हम इन दोनों के मान को यहाँ पर रखेंगे। लंबाई का मान कितना है b प्लस 1, b प्लस 1, चौड़ाई का मान कितना है b ही है तो b रख देंगे बराबर 30 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर b को x माना है, b को क्या माना है वो x, तो b जहाँ पर भी है उसको हम लोग x कर लेते हैं जिससे आपका द्विघात समीकरण बन जाए। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं b पर, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये आपका चौड़ाई आपका कितना है x हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 और इंटू एक्स। समझ में आया होगा, बस चौड़ाई को वो x माना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चौड़ाई बराबर x, x का गुणा आप x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 में करेंगे प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और 30 को इस तरफ लेके चले आइए, माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0 बच गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही निकालना था, इतना ही करना था, ये आपका सटीक आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्य का, ये फार्मूला मैंने आपको कहा कि आप इसको रट लीजिए, एक प्रश्न इससे 100% आपके एग्जाम में आएगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका, इसको कहते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक जो होता है इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें माध्य और माध्यिका दे रखा है। कह रहा है कि जो माध्य है, जो माध्य है वो कितना दिया है 26.1, और जो माध्यक है या माध्यिका है जो भी आप कह सकते हैं वो कितना दिया है 25.8। तो आप हमको बंटन के बहुलक का मान बताना है, तो माध्य और माध्यिका के स्थान पे ये रख दीजिए। तो 3 गुणे माध्यक का मान कितना है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना है 26.1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का गुणा इसमें 8 24, 5 3 15, 2 17 और 2 3 6 1 7, दशमलव लगा देंगे एक स्थान पे क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव लगा है। माइनस 2 का गुणा इसमें कर लीजिए 2, 6 दूनी 12, 2 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, बस 77.4 में से 52 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दशमलव में 7 में 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, 25.2 आपका आंसर आ जाएगा 25.2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो सांख्यिकी वाले चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं माध्य पढ़ते हैं, ठीक है, और क्या पढ़ते हैं माध्यक पढ़ते हैं,
और क्या पढ़ते हैं, और आप पढ़ते हैं बहुलक। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि इस माध्य को आप समांतर माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, और क्या, माध्यक को आप माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। तो ये जो नाम आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। क्या होते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताइए इनमें से कौन है, तो ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो चाहे वो माध्य कहे, चाहे माध्यक कहे, चाहे बहुलक कहे, समांतर माध्य कहे, माध्यिका कहे, औसत भी होता है, तो ये सभी के सभी आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, क्या बारंबारता है, इसमें कहीं बारंबारता लिखा गया नहीं। संचयी बारंबारता है, बिल्कुल भी नहीं। अब वर्ग अंतराल कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आपका लास्ट में बचा बहुलक, और बहुलक यहाँ पे है। तो अच्छा, इससे इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, इनमें से कौन नहीं है। आपको माध्य दे देगा, माध्यक दे देगा, बहुलक दे देगा, और एक दे देगा वर्ग अंतराल, तो कौन नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है। तो दोनों तरीके से प्रश्न आपको पूछ सकता है, अब दोनों की तरीके से तैयार रहेंगे। तो ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब खंड ब की तरफ चलते हैं, वर्णनात्मक प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, 21 का क। इसके 21 का सबसे पहले क देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं 2y और 10 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आप बताइए x और y का मान, सॉरी x दिया नहीं, y का मान बताइए। तो आपको बस इतना समझना है कि दूरी का फार्मूला, पहले तो दो बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है 2, y और दूसरा बिंदु दिया है 10, 3। तो आप इसको बिल्कुल लगाएंगे, बताएंगे कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यदि आप इतना लगा लेते हैं, फिर आप लगाते हैं दूरी का फार्मूला। दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का फार्मूला होता है। तो अब इसमें आप लोग x2 x1 y2 y1 का यहाँ से मान रख देंगे। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है, y है का होल स्क्वायर, और ये दूरी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आपको ये पता ही होगा कि यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट आपका हट जाएगा। 10 में से 2 गया, 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, इसलिए इसके स्क्वायर को आप एक बार मत खोलिए, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ चला आएगा। देखिए कैसे होगा, अब इस 64 को इस तरफ भेजेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 100 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 36 और बराबर हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36, यहाँ से होल स्क्वायर हट गया तो वाई 3 माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 36 है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर में 3 माइनस वाई। तो यहाँ पर इस y को इस तरफ आप भेजिए। देखिए यहाँ पे ये प्लस भी है और एक बार क्या है, माइनस है, क्योंकि ये अंडर रूट में है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y को आप इस तरफ भेजिए तो प्लस में हो जाएगा, y 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जो है 6। तो y का जो मान आएगा, एक बार 3 में आप 6 जोड़ेंगे, 3 प्लस 6 मतलब कितना आ गया, 9, और एक बार आप 3 में घटाएंगे तो 3 में आप 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। तो y का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका 9 और -3। तो ये आपका जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 का ही ख है, उसमें देख 21 का ख। 21 का ख क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहता है, इसलिए पहले प्रश्न को पढ़ा करिए। चलिए, तो एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है वही बार बार पूछा जा रहा है। समांतर माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है समांतर माध्य। तो ठीक है, इसी पे हम लोग करते हैं सॉल्व कुछ सवाल। देखिए x और 1/x का जो समांतर माध्य है ना, वो है आपका m। तो जो m समांतर माध्य दिया है वो किसका किसका दिया है, x और 1/x का। तो दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं,
तो कुल संख्या कितनी है? 2 है। एक ये x और एक 1/x, ये हो गया 2। जोड़ लिए तो ये 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 2m बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना दिखने के बाद फिर से वो कह रहा है कि तो x³ और 1/x³ का मतलब आपसे समांतर माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य किसका पूछ रहा है? x³ और 1/x³ का। तो x³ और x³ 1/x³ को जोड़ देंगे तो कुल योग हो गया और कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी संख्या? 1 और 2, 2 ही संख्याएं, 2। तो इसका आपको मान पूछ रहा है कि ये बताइए इसका समांतर माध्य क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो x प्लस 1/x है और इसके हिसाब से यदि x³ और 1/x³ निकालना होगा तो इन दोनों का क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब ही करके हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? x³ और प्लस 1/x³ का मान निकाल लेते हैं। जो मान आएगा उस पर रख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का आप क्यूब कर लेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, 2m का क्यूब बराबर x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2m का क्यूब करेंगे तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। m का क्यूब हो जाएगा बराबर a प्लस b का होल क्यूब बनाना है तो a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ मतलब 1/x का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। यही फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस x से ये x कट जाएगा। x प्लस 1/x का मान पहले ही देख लीजिए कितना दिया है? 2m। इसमें देखेंगे समीकरण 1 में तो ये 8m³ बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 यहाँ पर हो गया और इस x प्लस 1/x का मान कितना दिया है? 2m। तो ब्रैकेट में रखेंगे 2m। तो 8m³ माइनस 2 का 3 में गुणा करेंगे 6m बराबर x³ प्लस 1/x³। तो 6 और यहाँ पर देखिए 8m³ और माइनस 6m में कॉमन क्या है? तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा m। अच्छा, 2m कॉमन पूरा ले सकते हैं लेकिन m कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यूब हो जाएगा माइनस और ये 3m हो जाएगा बराबर x³ प्लस 1/x³। तो अब देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 को मान लेते हैं। समीकरण 2 में x³ प्लस 1/x³ का जो मान दिया है वो ये आया है। इसी मान को यदि हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमारा समांतर माध्य निकल के चला आएगा। तो इसका मान कितना आ गया है? 2 और ब्रैकेट में आया है 4m³ माइनस 3m ब्रैक बटे में 2। यही जो आएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो समांतर माध्य जो वो आपने माना है y मान लीजिए समांतर माध्य है तो कितना आ गया? 4m³ माइनस 3m। ये जो आया है यही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। किसका समांतर माध्य हो जाएगा? x³ और 1/x³ का समांतर माध्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 21 का ग, जो कि सिलेबस से कट चुका है, उसको सॉल्व नहीं करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ। कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है और आपको माध्यक निकालना है। चलिए माध्यक निकाल के सॉल्व करते हैं। 21 और 21 का है ये घ। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर आपको कह रहा है 20 से 30 है, फिर 30 से 40 दिया है और 40 से क्या दिया है? 50। इसमें जो बारंबारता दिया हुआ है Fi वो कितना दिया है? 5, 8, 20, 15 और 7। ये 7 दिया। अच्छा, आपसे माध्यक निकालने के लिए कह रहा है ना, माध्यक। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माध्यक बराबर होता क्या है। तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक बराबर जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट में F ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि जो n होता है वो बराबर होता है सिग्मा Fi के। तो सिग्मा Fi का मान यहाँ से आप पहले निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो 8 5 13, 13 7 20, 20 40, 10 50 और 5 55 आ जाएगा। अच्छी बात है कि जो n का मान आया है वो 55 आया है। तो n/2 का मान कितना आएगा? तो n/2 का मान जो आएगा 55/2 हो जाएगा। 55/2 का मतलब ये होता है 27.5 हो जाएगा, है ना। अब आपको निकालना है CF। तो CF का मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। पहले आप 5 लिखेंगे, फिर 5 में इस 8 को जोड़ेंगे, 5 में 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। फिर 13 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। फिर 33 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
48 आ जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया CF। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो CF आया है कैसे माने इसके मान को। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 27.5 आया है ना, ये 27.5 आपको क्या करना है, देखिए किन नंबरों के बीच में आता है। तो 13 के बाद आता है और 33 के पहले आता है। 13 के बाद आता है और 33 के पहले आता है। तो उस कंडीशन में 27.5 के लिए यहाँ पर जो छोटा वाला मान होगा वही आपका बन जाता है CF। तो आपको CF का मान कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। बहुत अच्छी बात है कि 13 निकल के आ गया। और यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे तो ये L का मान, अच्छा ये 33 है, तो 33 के लिए ये जो है F का मान कितना आ गया, F का मान आपका आ गया है ये F का मान ये हो जाएगा 20। F का मान कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर आएंगे, इसके सामने की बारंबारता को देखेंगे तो 30 और 20 दिया, यही होता है आपका L। तो L का मान भी कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बाद आपको CF का मान निकल गया, F का मान निकल गया, L का मान निकल गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से आप 20 घटा दीजिए। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा माध्यक के लिए तैयार। तो माध्यक इसका क्या हो जाएगा भाई, तो L का मान कितना है, L का मान आया है 20 प्लस उसके बाद ये n/2 का मान कितना आया है, 27.5 रख देंगे, 27.5 माइनस CF का मान कितना आया है, 13 आया है। और बटे में F का मान कितना आया है, ये भी 20 आया है। और ब्रैकेट में इंटू H का मान कितना आया है, 10 है। तो यहाँ पे रख देंगे 10। क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 27.5 में से 13 को आप घटाएंगे तो 14.5 आ जाएगा। ठीक है, 14 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बटे में 20 है और गुणे आपका 10 है। अब देखिए ध्यान से, बराबर 20 प्लस, अब यहाँ पर ये इसको दशमलव को यदि आप हटा देंगे तो 145 बटे 200 हो जाएगा, गुणे 10 है। तो 10 का शून्य इससे काट दीजिए। अब बराबर करिए, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 145 बटे में कितना है, 20 है। तो अब देखिए यहाँ पर 145 और 400 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 545 बटे में 20 आ जाएगा। 545 बटे में 20, कहीं गलत तो है नहीं, बाकी हर जगह सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पर इसको आप जब काट देंगे तो ये आएगा आपका पहले 5 से काटिए, 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 5 9 5 एकम 5 होगा, 0 आएगा, फिर 5 9 45 हो जाएगा, है ना। फिर इस 4 को 109 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 27.2 के लगभग आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 30 आ जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा 27.2 ही इसका आंसर सही है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 का अंग। 21 के अंग में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। 21 के अंग में ये कहा है CF जो दिया हुआ है, HCF जो दिया हुआ है वो दिया है 255 से 867। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं। तो इसका जो मस है वो कितना है, 51 है। और LCM जो दिया गया है 255 और 867 का, आपसे पूछा गया कि बताइए इसका LCM क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको फार्मूला याद होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, लस गुणे मस। अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी गई है, 255। दूसरी संख्या कितनी दे दी गई है, 867। लस आपसे पूछा ही गया है तो इसको आप कोई दिक्कत नहीं, वही लिख दीजिए। मस आपका कितना दिया गया है, 51 दिया गया है, वही लिख दीजिए। अब इसके बाद 51 इस तरफ गुणे में इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 255 गुणे 867 बटे 51 हो जाएगा, बराबर लस यही आपको निकालना है। तो अब इसको आप देखिए काटिए, तो आप इसको काटेंगे तो 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। 17 3 51 होता है। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 85 बार। 17 से इसको काट देंगे तो 5 बार जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 का इसमें गुणा 7 5 35 हो जाएगा, और 5 का 30, 3 33 हो जाएगा, और 8 45 3 43, 4335 यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, लस इसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये आपका लस हो गया 4335। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं, यही आपसे पूछ रहा है आपको। तो अब अंडर रूट 2 को देखिए, इसको प्रूव करने का मैं 3-4 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको प्रूव करना है ऐसे सवालों को। तो जब भी आपको अंडर 2, अंडर 3, अंडर 5 जो भी आपसे पूछे कि एक अपरिमेय संख्या, इसको आप प्रूव करिए, तो आपको मैं 3-4 स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ, पहले मैं स्टेप बताता हूँ। पहले आपको ये काम करना है कि आपको अंडर 2 जो है P/Q के रूप में मान लेना है। पहला स्टेप यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला स्टेप है ना। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप मानेंगे कि P और Q जो हैं दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा आप ऐसे मान लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि P और Q का जो गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड है वो कितना होना चाहिए, 1। हमने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1। इसी को हमको गलत साबित करना है। अब तीसरा स्टेप आपको ये करना है, तीसरा स्टेप आपको ये कर देना कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप आपको ये करना है, पहले स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले आपको Q का इसमें गुणा कर देना है, तो अंडर रूट 2 Q बराबर P। अब चौथा स्टेप क्या करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। अब आपको स्क्वायर करने के बाद ये ध्यान में रखना है कि P का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड 2 हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से पांचवा स्टेप आपको उठाना है कि P बराबर 2 गुणे T मान लेना है, और फिर उसके बाद P का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको समीकरण 1 मान के चलेंगे, तो इसका P का मान यही जो है यहाँ पे रख देंगे, अंडर 2 Q बराबर 2T। फिर से आप क्या करेंगे, तो अब इन दोनों पक्षों का, फिर ये आपका छठवां स्टेप है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, 2Q स्क्वायर बराबर 4T स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा इधर Q स्क्वायर बराबर 2T, है ना, यहाँ पर P स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो ये जो Q का जो गुणनखंड होगा वो क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर एक गुणनखंड आपको प्रूव करने में मदद करेगा, P का भी दो गुणनखंड 2 है, यहाँ पर Q का गुणनखंड 2 है, लेकिन आपने माना क्या है कि दोनों सहअभाज्य संख्या है, इसके हिसाब से इन दोनों का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसी के बेस पे ये हर के लिए होता है, जहाँ पर अंडर 3 होगा तो अंडर 3 यहाँ पर रखेंगे हर जगह पर, यहाँ पे उसी प्रकार से ये आपको स्टेप मैंने बताया कि आपको जब प्रूव करने के लिए आएगा तो इसी स्टेप पे करके आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो चलिए अब हम इसको बाकायदे बताते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप ये मानेंगे कि माना अंडर रूट 2, अब देखेंगे मैं इसी स्टेप पे काम करूंगा, अंडर रूट 2 जो होता है वो एक परिमेय संख्या है। आप क्या माने हैं पहले कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो आपने ये मान लिया, तो आपको ये पता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 बराबर P/Q। क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर P और Q आपके हो गए क्या, एक परिमेय संख्या। अब तो सही है, तो आपने माना है कि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और मैंने परिमेय और अपरिमेय बताते समय आपको ये बताया है कि P और Q जो होते हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कि P और Q क्या है, पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, और यदि ये दोनों सहअभाज्य हैं तो P और Q का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आपने यहाँ पे ये माना है कि यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है P और Q, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, 1, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, अंडर रूट 2 Q का गुणा अंडर रूट में कर दिए तो P, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो पर वर्ग कर देंगे, तो ये अंडर रूट 2 Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो ये 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पता होगा, एक प्रमेय है आपके बुक में, मैंने प्रमेय आपको बताया भी है। तो ये है कि यदि कोई संख्या है P स्क्वायर, है ना,
वो 2 को विभाजित करती है। ऐसे आप लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर का गुणनखंड 2 है तो पी का गुणनखंड 2 होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यदि पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो पी को 2 विभाजित करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इस लाइन को देखिए, पी का गुणनखंड 2 होगा, मतलब पी बराबर 2 गुणे टी। अब इसको टी मानिए, एक्स मानिए, सी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लिया आपने। तो समीकरण 1 में क्या कहा जा रहा है कि पी का मान जो है √2 है, तो यहाँ पर रख देते हैं √2 बराबर 2t। फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो √2 का होल स्क्वायर बराबर 2t²। तो √2 ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर 4 गुणे, क्योंकि दोनों पक्षों को करेंगे तो 4 गुणे t² हो जाएगा। इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया कि 2 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर 4t²। 2 से 2 काट देंगे, 4 काट देंगे, 2 बार जाएगा, तो क्या यहाँ पे आया क्यू स्क्वायर बराबर 2t²। अच्छा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होगा, यदि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है कि नहीं है, तो आप देखिए 2 का गुणा हुआ है कि नहीं, 2 है, तो Q का एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक, तो Q का एक गुणनखंड क्या होगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 कुछ भी मान लीजिए C। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने ये कहा कि P का एक गुणनखंड 2 होगा, फिर आप यहाँ कह रहे हैं Q का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। मतलब ये तो सरासर अन्याय हो गया कि हमने तो माना था कि P और Q का एक गुणनखंड एक ही होगा, ये कम माना था जब परिमेय संख्या है, लेकिन आप ये कह दिए कि P का एक गुणनखंड क्या है, 2, और Q का भी एक गुणनखंड क्या है, 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हमने माना है, जो ये आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, चाहे जैसे लिख सकते हैं, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने कल्पना किया है वो गलत हो गया, जो हमने कल्पना किया है, जो हमने कल्पना किया है वो गलत हो गया है ना, जो हमने कल्पना किया है वो क्या हो गया, वो गलत है, और यह इस बात का विरोधाभास करती है, इस बात का विरोधाभास करती है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, इसलिए आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है? तो आपको ये सिद्ध करने के लिए ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपको बिल्कुल ये इस तरीके से लिख देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। कभी कभी ये 4 नंबर में भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही नंबर में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का क देखेंगे, जिसमें आपको बहुलक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 का क कह रहा है कि आप बहुलक निकालिए। तो बहुलक निकालने के लिए पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है। वर्ग अंतराल आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ तक दिया है। उसके बाद आपको बारंबारता कितना दिया है, f कितना दिया है, f दिया है 5, 10, 15, 5, 10, 15, और उसके बाद 23 और 7। तो यहाँ तक आपको निकालने के बाद कह रहा है बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है, पहले तो करेंगे L प्लस ब्रैकेट में क्या करेंगे, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटू H। ठीक है, तो अब ये F1 F0 कहाँ से मिलेगा, बहुत ही आसान होता है। इसमें आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ा नंबर तो 23 है, तो 23 आपका क्या बन जाएगा, F1। 23 के जस्ट पहले क्या नंबर है, 15 है, तो ये क्या बन जाएगा, F2। ये इसके बाद क्या नंबर है, ये बन जाएगा आपका
सॉरी ये F2 बन जाएगा, ये F0 बन जाएगा। अच्छा, वो एक के पहले क्या आता है 0, एक के बाद क्या आता है 2, इसलिए जब आप 23 के पहले जाएंगे तो F0 और 23 के बाद आएंगे तो F2 बन जाएगा। L कहाँ से आता है आपको अच्छी तरीके से पता है, इसी मध्यक वर्ग का आपको क्या निकाल लेना है L, ये आपका हो गया L। H कहाँ से पता होता है, 40 में से 30 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा H, उसी मान को यहाँ पे रख देना है। तो L का मान कितना है 30 है प्लस, अब इसके बाद आगे देखिए 30 के बाद F1 का मान कितना है, F1 का मान 23 है माइनस F0 का मान 15 है, 15 हो गया बटे में 2 गुणे F1, F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान कितना है 15 माइनस F2 का मान कितना है 7 बटे में इंटू H, H का मान कितना आया है 10। तो अब बराबर आगे सॉल्व करेंगे, ये 30 हो जाएगा प्लस इसको सॉल्व कर 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, सॉरी 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8, 23 दूना 46 माइनस 22 है ना, 15 और 7 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और बड़ा चिन्ह किसका है 15 का है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए माइनस लगा दिए, तो 15 और 7 क्या होता है 22 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटू 10 बराबर 30 प्लस ब्रैकेट में 8 बटे में क्या हो जाएगा भाई 46 में से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24 गुणे 10। अब यहाँ पे 24 गुणे 10 आ गया है ब्रैकेट में, तो इसको काट दीजिए, 8 तिरिक 24 होता है, 10 बटे 3 हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 बटे 3, इसको सॉल्व करिए और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 तिरिका 90 और 90 10, 100 बटे 3 मतलब 33.33 आएगा, यही आपका बहुलक हो जाएगा। इस सवाल का ये आंसर हो गया 33.33। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 का ख जो है आपके सिलेबस से कट गया है, तो अब बात करते हैं ग का। ग के इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका हमेशा गलती हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आज के बाद आपके ऐसे प्रश्न जो हैं गलत नहीं होंगे। इसके पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना है, मैं इस सवाल के कंसेप्ट को यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप आगे जब भी सेट लगाएंगे तो ऐसे सवाल यदि आपको दिखे तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक आपका राइट एंगल है ये, और यहाँ पर देखिए इसमें ये कह रहा है ना कि ये जो बी है यही समकोण पर है, समकोण का मतलब जो 90 डिग्री पर होता है, और ये तब क्या बन गया ये ए और सी, आप इसको ए और इसको सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगेगा ना ए बी सी, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो कह रहा है कि ए सी पर एक लंब खींचा गया है जो कि डी है बी से, तो ये हो गया डी, ये क्या हो गया डी। अब कह रहा है आपके प्रश्न में ये बी डी जो है ए सी पर एक लंब है, ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है, अब ध्यान से देखिए, आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। तो इस सवाल में सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो ए वाला एंगल है ना, ये जो ए वाला एंगल ये हमेशा बराबर होता है इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के, ठीक है। और ये जो सी होता है मैं इसको एक से डिनोट दिखाता हूँ, तो ये वाला होता है इसके बराबर, ठीक। यदि आपको ये पता है तो आप समरूपता निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी की बात करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है ए सी और ए डी, तो ए सी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज की समरूपता की बात कर रहा है, ए डी से मतलब ए डी बी, ये छोटे वाले से, डी सी तो कहीं लिखा नहीं है इसलिए डी सी से कोई लेना देना नहीं है। ए डी बी, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों समरूप हैं, अभी तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। तो ये जरूरी नहीं इसको आप बी डी ए लिख दीजिए, इसको सी बी ए कुछ भी लिख दीजिए, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि ए डी बी जो है वो अब चेक करेंगे क्या ये दोनों समरूप हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल इसका ए है, इसका जो एंगल ए है ये बिल्कुल बराबर है इसके एंगल ए से, मतलब ए डी बी, ये जो ए डी बी छोटा वाला जो त्रिभुज है और ये जो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, ये तो दोनों उभयनिष्ठ हो गए ना, कॉमन हो गए, तो आप ये कहेंगे कि ये बराबर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं डी की, एंगल डी क्या बराबर है एंगल बी के,
तो ए डी बी में पहले डी देखिए, ए डी बी कितना है भाई, इस तरफ का 90 डिग्री तो इस तरफ का 90 डिग्री, तो ए डी बी कितना है 90 डिग्री। तो क्या एंगल बी भी 90 डिग्री, बड़े वाले में ए बी सी बड़े वाले में 90 डिग्री है, मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल बराबर हो गए दो त्रिभुजों के। यदि दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। बचा क्या है, इसका एंगल बी, किसका है ये ए डी बी का, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बराबर हो जाएगा अपने आप किसके, एंगल सी के, एंगल सी के, क्योंकि ए बी सी में ए कॉमन है, बी जो हो गया डी के बराबर हो गया, तो बचा क्या सी, और ये कॉमन बराबर हो जाएगा एंगल सी के। तो आप ये कह सकते हैं कि साइड एंगल एंगल और एंगल समरूपता से अब देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि यदि आप ए डी बी लिख रहे हैं तो आप ए बी सी लिखेंगे, आप डी बी ए लिख रहे हैं तो आप बी सी ए लिखेंगे, आप बी डी ए लिखेंगे तो सी बी ए, जिस क्रम में इसको लिखेंगे उसी क्रम में इसको लिखेंगे। तो हम ये लिखते हैं ए डी बी, ए त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है। अच्छा ये भी आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए डी पहले ले लीजिए, तो ए डी बटे में ए बी, इधर से दो लिए हैं तो इधर से भी दो, जिस प्रकार से इन दोनों भुजाओं को लेंगे उसी तरीके से इनको भी लेना है। तो पहले आपने ए डी लिया, फिर इसके बाद क्या लेंगे ए बी, बराबर हो जाएगा डी बी, डी बी बराबर हो जाएगा किसके, आपने डी बी लिया तो बी सी के हो जाएगा अनुपात इसका दोनों का। अब इसके बाद ए बी ले लीजिए, ए बी बटे में तो ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, अच्छी बात है। तो समरूपता से हमने ये अनुपात निकाला है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी ए सी और ए डी, तो ए बी यहाँ पे है, ए डी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पे है, डी बी और बी सी की कहीं भी बात नहीं हुई, तो इस वाले अनुपात को छोड़कर इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इन दोनों को आप बराबर करेंगे तो आपका आएगा ए डी बटे में ए बी बराबर ए बी बटे में ए सी। ये भी तो बराबर है या तीनों बराबर हैं आपस में। तो ए बी का गुणा ए बी में करिए, ए डी का गुणा ए सी करिए, ए डी गुणे ए सी बराबर ए बी गुणे ए बी। ठीक है। तो ए डी ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। तो ठीक है, एक बात आपको हमेशा याद रखना है जो मैंने बताया कि एंगल ए, ये जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है, और ये जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको प्रूव करने लगेंगे तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि ए बी सी जो होता है समरूप होता है ए डी बी के, और ए बी सी जो समरूप होता है बी डी सी के। ऐसे याद रखना है, तभी तो काम बनेगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो है घ को देखते हैं, यहीं पे देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ किसका है भाई, ये 22 का घ, 22 का घ देखते हैं। कह रहा है कि पुनीता 2 वर्ष पूर्व की आयु, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष आयु के बाद की, अच्छा दोगुने से 1 वर्ष अधिक है उसकी वर्तमान। देखिए सबसे पहले पुनीता की आयु, पुनीता की वर्तमान, अभी वर्तमान देख लीजिए, पुनीता की वर्तमान आयु, अभी की उसकी आयु कितनी है, तो मान लेते हैं x है। अब यदि आप ये कह रहा है कि पुनीता की जो 2 वर्ष की आयु है, 2 वर्ष पहले की आयु, तो 2 वर्ष पहले चले जाएंगे, मान लीजिए 10 साल की होगी, 2 वर्ष पहले जाएंगे 2 साल घटा देंगे, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व की जो आयु है वो x-2 हो जाएगी, 2 साल पहले की आयु। लेकिन कह रहा है कि और अब से 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से, अब से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x+4, 4 साल आगे जाएगी तो x+4 हो जाएगी। कह रहा है कि इन दोनों की जो आयु है, आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है। अच्छा कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है x-2 और x+4 का जो गुणनफल है ये बराबर है किसके, वर्तमान आयु के दोगुने। वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, तो दोगुने से 1 वर्ष अधिक। अब ये समीकरण है और यहाँ से आपको निकालना है x का मान, क्योंकि वर्तमान आयु पीछा है। चलिए x और इसमें गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले x का गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा करने का तरीका यही है कि x का गुणा पहले x में, फिर उसके बाद ये सिंबल लगाएंगे, फिर x का गुणा 4 में, तो x का गुणा x में करेंगे x²
प्लस 4x, 2 का गुणा पहले x में करिए, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के साथ गुणा करेंगे, -2 का गुणा करेंगे तो -2x, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 2x प्लस 1, ये बना। तो एक्स स्क्वायर है, 4x है, ये 2x इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2x इधर लेके आएंगे -2x, फिर ये वाला -2x पड़ा ही है, -8 है, इस एक को भी इस तरफ लेके आएंगे -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर। अब देखिए -2x क्या हो जाएंगे, कट के आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी जुड़ के क्या हो जाएंगे, -4x, क्या हो जाएंगे -4x, तो -4x और +4x कट जाएंगे, बचेगा क्या -9 क्योंकि -8 और -1 जोड़ देंगे बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9 को उस तरफ भेज देंगे तो 9 हो जाएगा, और x का मान जो हो जाएगा √9 मतलब 3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है, 3 वर्ष। तो ये x का मान कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। प्रश्न नंबर 22 का अंक देखिए कह क्या रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को आपको सॉल्व करना है, और ये बता दे रहा है कि x का जो मान होगा वो 0 और 2 नहीं होना चाहिए। अब आप इसको हल करके हमको बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हल करके देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, लिखा है प्रश्न 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। तो सबसे पहले तो इसको समीकरण में बना लेते हैं। तो x माइनस 2 और x, यदि दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 3 ये हो जाएगा, और ये x से x कटेगा तो यहाँ पर x माइनस 2 माइनस x ये हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 2 इसका गुणा इस तरफ कर लेंगे, और यहाँ पर ये x से x कट जाएगा तो -2 बराबर हो जाएगा ये 3x x माइनस 2, -2 बराबर हो जाएगा 3x का, इसमें गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, इस 2 को भी आप चाहें तो उस तरफ लेके जा सकते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब आपको निकालना है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये भी 6 है। यदि दोनों सेम है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या लगाएं, श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं यहाँ पे। तो श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। a का मान 3 आ गया, b का मान -6 है, c का मान 2। तो सबसे पहले आप d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -6 है, -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है, 3 कर दीजिए, c का मान कितना है 2 है, 2 कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 36 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो d का मान निकल 12 हो जाएगा। तो d का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि x का जो मान होता है, यदि श्रीधराचार्य नियम लगाएं तो -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, d का मान यही है। आप चाहे तो इस d की जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट यहाँ पे मान निकालें, लेकिन हमारा ये मानना है कि आप ऐसे ही मान निकालेंगे तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए b का मान कितना है -6 है, b का मान यहाँ पे हमने मान निकाला है, तो b का मान -6 है, तो -6 रख देते हैं b की जगह पे, प्लस माइनस d का मान 12 है, अंडर रूट में 12 कर लीजिए, बटे में क्या हो जाएगा 2, a का मान कितना है 3, 2 गुणे 3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 6 प्लस माइनस √12 का मतलब होता है 2 √3 बटे में 2 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6। अब दोनों में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे 3 प्लस माइनस √3 बटे में 6 हो गया। आप इसको काट दीजिए 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो x का मान आया है 3 प्लस माइनस √3 बटे 3, यही आपका आंसर होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 3, और दूसरा मान हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस √3 बटे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, x का मान यही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x का मान 0 और 2 करने से तो डायरेक्ट आपके प्रश्न में मना किया है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे 22 के प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए 22 का 6 क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 क्रमागत धन संख्याएं। अब ये तो आपको याद ही होगा कि क्रमागत, उम्मीद है कि आप ये जो फार्मूला की क्लास है, पूरे मैथ का, पूरे कक्षा 10 का जितना भी फार्मूला है
उसका मैंने क्लास बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। उम्मीद है कि आप वो पढ़े होंगे। यदि वो पढ़े हैं तो आप कोई भी सेट लगा लीजिए, उससे एक भी प्रश्न यदि बाहर गया तो आप हमसे बताइएगा। कोई भी प्रश्न जाएगा ही नहीं जो उस फार्मूले से या उस क्लास से ना आए। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या बराबर क्या होता है भाई, x होता है, x+2 होता है, x+4 होता है, 2 4 6 8 इसी तरीके से बढ़ता है, चाहे क्रमागत सम संख्या कहे चाहे क्रमागत विषम संख्या कहे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो ही हैं तो 1 और 2 इसको मान लेते हैं, तीसरे की मानने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि इन संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 340 है, इनके वर्गों का योगफल मतलब x का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 340 आ रहा है। ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले एक बार लगा रखा है, तो ध्यान से देखिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 340। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x यहाँ पर रख दीजिए, फिर उसका 340 को इस तरफ लेके चले आइए, तो प्लस 4 माइनस 340 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे हो गया माइनस 340 में से 4 घटाएंगे तो 336 आएगा बराबर 0। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो आप 2 को भाग दे दीजिए दोनों तरफ। 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें भी देना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 एक कम 2 होगा, 12, 2 छक्का 12 और एक 2 अट्ठे 16, 168। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। इसको आप सॉल्व करिए तो 12 और 14, 12 और 14 आएगा कि 12 में 14 का गुणा करेंगे तो 168 आएगा और 14 में से 12 घटाएंगे। तो ये कैसे आप हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पे। इसका 2 गुणनखंड ऐसा करिए तो 168 का आप गुणनखंड करके सिर्फ 2 संख्याओं का निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो एक्स स्क्वायर उसके बाद सॉल्व करेंगे प्लस 14 माइनस 12, 14 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 168 बराबर 0। अब इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 14 में करेंगे 14x, एक्स गुणा 12 में करेंगे माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 14 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप 12 माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 12 दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 भी हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 12 आ जाएगा और यहाँ से x का मान माइनस 14 हो जाएगा। तो यदि आप नेगेटिव में रखेंगे, लेकिन आपको धनात्मक बोला नहीं है प्रश्न में कि बोला है, हाँ धन सम संख्याएं हैं तो माइनस को लेना ही नहीं है। तो पहली संख्या 12 हो जाएगी, x का मान कितना आया है 12 आया है, तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 12 प्लस 2, 12 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 23 नंबर का प्रश्न आपके सिलेबस से कट गया है तो 23 नंबर प्रश्न की बात नहीं करेंगे, हाँ लेकिन 23 में अथवा वाला जो है उस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा है 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने पर एक व्यक्ति जो है वो 60 किलोमीटर और रेलगाड़ी के द्वारा जाता है, शेष बस के द्वारा जाता है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप ये भी कह सकते हैं कि समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अच्छी बात है। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग उस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया करिए और फिर उसके बाद सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि इतना टोटल 300 किलोमीटर की दूरी है, उसको सॉल्व पहुँचने में आपको कितना समय लगता है, 4 घंटे। अच्छा ये बताइए, यदि रेलगाड़ी की देखें तो रेलगाड़ी की जो समय लगेगा, रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी का चाल कितना है और दूरी कितना है, रेलगाड़ी को दूरी कितना तय करा रहा है भाई, कह रहा है कि 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी समय करने में कितना समय लग रहा है, 60 दूरी और चाल कितना है, आपने चाल माना है x, प्लस
बस द्वारा, तो बस द्वारा अब 60 यदि वो रेलगाड़ी द्वारा गया है तो 300 में से 60 घटा के देंगे तो 240 जो है वो कितना हो जाएगा वाई, और इतना टोटल समय लगता है 4 घंटे। ठीक है, उसी तरीके से अब आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। दूसरा देखिए फिर आगे कह रहा है कि यदि वो अब रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाता है तो जाहिर सी बात है बस से अब कितना जाएगा 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। तो यदि वो रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाता है तो समय कितना लगता है, दूरी बटे 40 लगेगा, प्लस अब ये 200 बटे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, क्योंकि समय के हिसाब से रखें, समय बराबर दूरी बटे 4। अब ये रहा है 4 घंटा 10 मिनट। अब देखिए ध्यान से 4 घंटा और 10 मिनट, तो 10 मिनट को यदि आप घंटा में बदलेंगे तो करते क्या है, ध्यान से देखिए 4 घंटा 10 मिनट में आप करेंगे तो 10 मिनट को 10 बटा 60 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 बटा 6 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 बटा 6 का मतलब तो 6 24 से 25 बटा 6, तो ये हो जाएगा 25 बटा 6 घंटा, क्योंकि यहाँ पर ये घंटे में है तो आपको भी यहाँ पर घंटा में बदलना पड़ेगा। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आप लोगों को बताया है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले 1 बटा एक्स को मान लेते हैं p और 1 बटा वाई को मान लेते हैं q। तो इतना मान लेंगे तो इस समीकरण में रखेंगे तो 1 बटा एक्स बराबर p है, तो ये कितना हो गया 60p प्लस ये कितना हो जाएगा 240q बराबर 4। और ये दूसरा इक्वेशन कैसे बन जाएगा 100p प्लस 200q बराबर 25 बटे 6। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है और सॉल्व करना है। घटाते समय आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से इस एक बात को समझिए, इसको थोड़ा सा सरल तरीके से सॉल्व हम लोग करना चाहें तो इस 6 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। इस 6 का गुणा आप लोग इसमें करेंगे तो पहला वाला इक्वेशन क्या है 60p प्लस 240q बराबर 4 है, और 6 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 600p प्लस, और ये कितना हो जाए 6 दूनी 1200q बराबर यहाँ पर बचा क्या 25, क्योंकि हमने 6 का गुणा इधर कर दिया। अब यदि हम लोगों को ये घटाना है, दोनों को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, यदि आप घटाएंगे तो आप देखिए ये 600, आपको इसको भी 600 करना पड़ेगा। इसको 600 से करने के लिए हम लोग 10 से गुणा करेंगे, इसका मतलब इस 10 का गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा 600p प्लस 240q बराबर 40, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 600p प्लस 1200q बराबर 25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। घटाने पर क्या करेंगे, माइनस 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 हो जाएगा, 600 से 600 कट जाएगा, और ये आपका 10 से यहाँ पे तो गुणा करना है तो हाँ। तो अब देखिए ये क्या होगा 2400 में से 1200 घटाएंगे तो 1200q बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। तो q बराबर कितना आ गया 15 बटे 1200। q बराबर कितना आ गया 15 बटे 1200, q बटे 1200। अब इसके बाद q बराबर आपने क्या माना था, q बराबर माना था आपने 1 बटे वाई, तो 1 बटे वाई, q बराबर आपने क्या माना है 1 बटे वाई। ठीक है, 1 बटा वाई का मान कितना आया है 15 बटे 1200, 15 बटे 1200, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 1200 बटे 15 हो जाएगा। इसको आप काटिए, 3 बचे 15 काटेंगे, फिर 3 चौका 12 400, 5 से काट देंगे तो 80 आ जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई जो है हमने क्या माना था, वाई बस की चाल मैंने माना था। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब वाई का मान डायरेक्ट आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वाई का मान यदि आप यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो ये बन जाएगा 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे 80 बराबर 4। तो इससे काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 60 बटे एक्स बराबर 4 माइनस 3, तो 60 बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 में 3 का 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60। तो जो बस की चाल हम लोगों को पता था वो कितना हो जाएगा 60, तो सॉरी जो बस की चाल है वो 80 हो जाएगी, और जो ट्रेन की चाल है वो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 को देखिए, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, मतलब यहाँ पर सूर्य होगा तो सबसे पहले जो उन्नयन कोण था वो क्या था थीटा था। क्यों थीटा था, कि पहले वो पाई था तो फाई से चेंज हो गया, चेंज होने के बाद थीटा हो गया, और ये जो चेंज हुआ है इसके कारक क्षैतिज खंभे की छाया जो है ए मीटर बढ़ जाती है। तो ए मीटर कितनी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक एल था,
तो जैसे ही वो छाया यहाँ से, ये खंभा है, खंभा मतलब h है, खंभे की छाया यहाँ से बढ़कर यहाँ होती है, a मीटर बढ़ जाती है, पहले l था। बस आपको सवाल सॉल्व करना है, तो पहले क्या होता है h, है ना। h मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब tan फाई, tan क्या है, फाई है। तो यहाँ से h बराबर सॉरी यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा tan फाई, इस तरफ आ जाएगा तो h बटे tan फाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, तो L बराबर क्या हो जाएगा, h cot फाई हो जाएगा। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड में चलेंगे, तो दूरी बटा, अब यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब क्या है, h है, आधार क्या हो गया, L से लेकर a तक, L प्लस a बराबर tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा है तो थीटा रखेंगे। तो सेम वही बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या करें कि L प्लस ए का मान निकाल लें, तो h बटे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस ए। अब यहाँ पर 1/tan थीटा भी है, तो h cot थीटा हो जाएगा बराबर L प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ से L का मान, जो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इक्वेशन नंबर समीकरण 1 को किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 1 को 2 में रखने पर, तो 1 मतलब L है, L का मान h cot थीटा यहाँ पे रख सकते हैं, h cot फाई है, तो h cot थीटा बराबर h cot फाई प्लस a। आपको पता है ना क्या पूछा गया है, पूछा गया स्तंभ की लंबाई, मतलब h का मान पूछा गया है। तो इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, तो h cot थीटा माइनस h cot फाई बराबर a बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने h cot थीटा फाई को उठाकर इस तरफ लेके आए। h दोनों में है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो h cot थीटा माइनस cot फाई बराबर a। तो h का मान निकालना है, यदि a का मान निकालना होता कि ये कितनी लंबाई बढ़ी है, तो ये हो जाता है आंसर। लेकिन हमको यहाँ पर इस खंभे की लंबाई मतलब h की याद करनी है, हाइट। तो h बराबर a यहाँ पर है, ये इस तरफ गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, cot थीटा माइनस cot फाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खंभे की ऊंचाई हो जाएगी, खंभे की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अथवा वाले प्रश्न पे चलते हैं, 24 का अथवा वाला प्रश्न कह रहा है, एक बहुमंजिले भवन से देखने पर, मतलब एक बहुमंजिला पहले भवन बना लीजिए आराम से, और ये बहुमंजिला भवन बन गया है ना। ये अथवा 24 का अथवा वाला प्रश्न है, ठीक है। तो बहुमंजिले भवन से, ये बहुमंजिला हमने भवन बना दिया, और उससे आप देख रहे हैं यहाँ पर शिखर से, यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 4 मीटर ऊंचा भवन बना दीजिए। ये है 4 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो कह रहा है कि जब आप इससे देख रहे हैं ना, तो इसके शिखर पर 30 का अवनमन कोण, मतलब पहले एक ये आप बना दीजिए दृष्टि रेखा, ये आपका क्या बन गया, एक सीधी लाइन होगी, क्षैतिज रेखा, यहाँ से ये दृष्टि रेखा जब आप इस पे पढ़ाएंगे, तो ये जो अवनमन कोण है ये 30 डिग्री है शिखर सा। लेकिन यहीं दृष्टि रेखा तो यहीं रहने दीजिए, क्षैतिज रेखा वहीं रहने दीजिए, और लेकिन यहाँ पर आप आते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये 45 डिग्री का हो जाता है, मतलब ये आपका 45 डिग्री है। तो समय सेम सी बात है, यदि आप यहाँ पर एक लाइन बनाते तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों होता है 30 डिग्री, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन होती है, समांतर लाइन होती है, उससे आप एक लाइन तिरछी काट देते हैं, तो ये एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा, और ये टोटल 45, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हम लोग h मान लेते हैं कि ये भाई h ऊंचाई की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग d मान लेते हैं। बस यदि आप अच्छी तरह बन गया, सवाल लगाने में कुछ है ही नहीं। सवाल लगाने के लिए सबसे आपका पहले नामकरण कर लीजिए, ए बी सी डी और ये ई है। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग ए ई और डी में बात करेंगे, बी में बात करेंगे, त्रिभुज ए ई और बी में। अब ऐसा आप लिखने का मतलब ये है कि आप ये 4 प्लस एच कर रहे हैं, मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 4 प्लस एच, 4 प्लस एच बटे में आधार कितना है भाई, डी है, ठीक है, कोई बात नहीं। थीटा का मान 45 है, tan 45 अंश बराबर 4 प्लस एच बटे में डी हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 4 प्लस एच बटे में डी, तो डी यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो डी बराबर 4 प्लस एच। तो ये आपका मान आ जाएगा डी का कि 4 प्लस एच के बराबर है। तो ये डी का मान पता हो जाएगा 4 प्लस एच है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी में इक्वेशन नंबर सेकेंड देखेंगे तो अब किस त्रिभुज में बात करें भाई, ई डी और सी में बात करें। ठीक है, मतलब डी ई और सी में यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर इसका आधार क्या है, डी है, कोई बात नहीं, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, एच है, लंब कितना है, एच है, आधार कितना है, ये डी है, डी हो गया। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर एच बटा डी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। एच बटे में डी का मान कितना आया है, 4 प्लस एच, 4 प्लस एच रख देते हैं यहाँ पे, डी बराबर 4 प्लस एच। ठीक है, ऐसे कर लिख दीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मान रखा गया। तो h यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में, इसका अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 4 प्लस एच बराबर h√3। इस h को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 बराबर √h माइनस एच। h का मान ले लीजिए तो 4/√3 माइनस 1 बराबर h हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करेंगे तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो 4 गुणे √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 बराबर h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 2, ये a प्लस बी और a माइनस बी लगता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो h का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि h बराबर आया है 2 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में। तो ये h का मान आया है, तो आप यहाँ से ये बताएं कि जो d का मान है ना वो 4 प्लस h है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर तो आप यहाँ पर रख दीजिए h का मान। तो अब यहाँ पर d बराबर 4 प्लस h है, तो d बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस √3 प्लस 1। तो 2 और 1 आप क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो d बराबर 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यही हो जाएगा d का मान और ये हो गया आपका h का मान। तो h और d यही दोनों मान पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी आप कर सकते हैं, और चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शेयर करके आप उन दोस्तों को भी ये सब क्लास आप पहुंचा सकते हैं जो ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर भी अनसॉल्व जो भी पिछले साल के पेपर हैं उनका कहीं पर भी सलूशन मिल जाए। तो यहाँ पर जितने भी सेट हैं मैं 2017 तक के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करा दूंगा, सभी सेट को सॉल्व करा दूंगा, बस थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाके सभी बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 इस सेट के आधार पर सभी नंबर्स लगे हुए हैं। 2023 के 7 सेट हैं, 2022 के हैं, 2000 उसके बाद 21 के हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। 25 का एक ही प्रश्न करना है, दूसरा वाला जो अथवा करके दिया है वो आपके सिलेबस से कट गया है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप 60 अंश कोण। ठीक है, पहले तो जैसे ही वृत्त की बात करता है तो वृत्त बना लेते हैं, और यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि त्रिज्या इसकी 21 सेंटीमीटर है, 60 अंश का कोण जो है अंतरित किया जा रहा है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यदि बताना है तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आपको पाई का मान क्या रखना है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आप यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 है, तो 60 बटे 360 गुणे 22/7। आर का मान क्या है, 21 है, 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21। काट दीजिए, 60 से काटेंगे 6 बार जाएगा। ठीक है, 7 से इसको काट दीजिए 3 बार जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार जाएगा, 2 से इसको काटिए 11 बार जाएगा। तो बचा कितना, 21 11 गुणे 21 मतलब कितना बच गया, 231 आया। 11 में 21 का गुणा करेंगे 231। मैंने आपको बताया है कि 11 में 21 का गुणा करना है तो पहले 21 का गुणा करना है, तो पहले इस 2 को लिखिए, फिर इस 1 को लिखिए और 2 1 3 जोड़ दीजिए, ऐसे करते हैं 11 का गुणा। तो 231 आया। ये क्या आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
फिर आगे कह रहा है कि और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र। अच्छा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला, तो वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब आपको यहाँ पर एक जीवा बनाना पड़ेगा और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी आपने ये जो पूरा का पूरा त्रिज्यखंड निकाला, उसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल गायब कर दें तो आपको पता चल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, इसको हम मान लेते हैं O, इसको कर देते हैं A, इसको कर देते हैं B, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि AOB का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, r²/2 sin थीटा, यही होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाला है आपने, 231 माइनस ये AOB का क्षेत्रफल, तो r का मान कितना दिया है, 21 दिया है, तो ये 21 का स्क्वायर करेंगे बटे में 2 करेंगे गुणे साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60, साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए कितना आंसर आएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, बटे में 2 गुणे साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। ठीक है, 231 माइनस 441 √3 बटे में 4। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो 4 का गुणा इसमें करिए, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 924 माइनस 441 √3 बटे में 4। यह आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने यहाँ पर दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाया कि √3 का भी मान रख दें और उसके बाद दशमलव में लाने की कोशिश करें, तो आपका समय भी जाएगा और आपका आंसर, हालांकि सोल्यूशन सही कर देंगे, कैलकुलेशन सही कर देंगे तो आपका सही आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गया तो इससे अच्छा है जहाँ पर √3 है उसको वहीं पे छोड़िए और बताइए कि हाँ ये यही आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आज का ये सेट नंबर 5। अब इसके बाद सेट नंबर 6 कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।